अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्टार्ट की हुई थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो आज हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हमें डिस्कस करना है चौसेरियन एज। लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि इस एज को हम चौसेरियन एज क्यों कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ चौसेरियन एज, सोशल मूवमेंट और लॉ लर्न मूवमेंट। उसके बाद हम देखेंगे इस एज के इम्पॉर्टेंट राइटर्स को। चौसेरियन एज, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या है। तो जो चौसेरियन एज है इसका ड्यूरेशन है 1350 से 1400। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको चौसेरियन एज क्यों कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट एज में जो हमारे जॉफरी चौसर हैं उनकी बर्थ हो चुकी थी, तो जो उनका सारा काम है, उनकी लाइफ है, उनकी राइटिंग है, वो इस एज में पाई जाती है। और उनके वो इतने इम्पॉर्टेंट और फेमस पोइट थे, नॉवलिस्ट थे कि उनके नाम पर इस एज का नाम रख दिया गया चौसेरियन एज। तो वी कॉल चौसेरियन एज बिकॉज ऑफ जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर को कहा गया है कि ये मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा है, और ये भी कहा गया है कि इवनिंग स्टार ऑफ मिडिल एजेस है। ये जो जॉफरी चौसर थे ये फर्स्ट इंग्लिश पोइट थे, फर्स्ट नॉवलिस्ट थे, जिनकी बर्थ हुई थी 1350 में और डेथ हुई थी 1400 में। अगर हम बात करें चौसेरियन एज की, तो जो चौसेरियन पीरियड है इसको कहा गया है कि ये फर्स्ट ग्लोरियस पीरियड है इंग्लिश पोइट्री का, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश पोइट्री थी वो ग्रूम हुई थी। और ये भी कहा गया है कि इन दिस पीरियड वी सी न्यू नेशनल लाइफ। इस एज में, इस पीरियड में हम देखते हैं न्यू नेशनल लाइफ को। और एक काम ये भी हुआ था चौसेरियन एज में कि पहले हम जानते हैं कि फ्रेंच जो लैंग्वेज थी वो थी फॉर्मल लैंग्वेज, वो थी अपर क्लास की लैंग्वेज, वो थी कोर्ट्स की, स्कूल्स की लैंग्वेज। लेकिन चौसेरियन एज में जो इंग्लिश थी, इंग्लिश बिकेम प्रोमिनेंट। जो इंग्लिश थी वो प्रोमिनेंट बन गई थी और जो फ्रेंच थी वो सेकेंड लेवल पे आ गई थी। एंग्लो नॉर्मन एज में जिस 100 ईयर्स वॉर की इब्तिदा हुई थी, जो 100 ईयर वॉर स्टार्ट हुई थी एंग्लो नॉर्मन एज में, वो इस चौसेरियन एज में भी कंटिन्यू रहती है। बिटवीन जो 100 ईयर वॉर्स थी वो थी फ्रेंच और इंग्लिश के दरमियान, तो वो इस एज में भी कंटिन्यू रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल मूवमेंट की, पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ चौसेरियन एज, तो हम देखते हैं कि जो एडवर्ड थर्ड था, इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड में जो एडवर्ड थर्ड था वो वहाँ का किंग बन गया था, बिकेम किंग एट द एज ऑफ 14। जब वो 14 साल का था, उसकी जो उम्र थी वो 14 साल थी, तब वो वहाँ का किंग बन गया था। और उसकी ड्यूरेशन है वो है, जो उसकी ज़िंदगी का ड्यूरेशन है वो पैदा हुआ था 1312 में और डेथ हुई थी 1377 में। और एडवर्ड थर्ड किंग बना था 1327 में, किंग ऑफ इंग्लैंड और लॉर्ड ऑफ आयरलैंड। जो एडवर्ड थर्ड था ही सिक्योर्ड मिलिट्री सक्सेस इन 100 ईयर्स वॉर। इसने 100 ईयर वॉर में जो मिलिट्री सक्सेस थी उसको सिक्योर किया था। जैसे हमने पहले ही बात की है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, फ्रेंच लैंग्वेज लॉस्ट इट्स ऑफिशियल प्रेस्टीज। जो फ्रेंच लैंग्वेज की जो पहले प्रेस्टीज थी, जो लेवल था, उसने उसको खो दिया था। जो इंग्लिश थी, इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स एंड पार्लियामेंट्स, तो जो इंग्लिश थी वो प्राइमरी लेवल पे आ गई थी, वो लैंग्वेज बन गई थी कोर्ट्स की और पार्लियामेंट्स की। इसके बाद अगर हम बात करें जॉफरी चौसर की, तो जॉफरी चौसर ने अपनी ज़िंदगी में 3 किंग्स को देखा था और उनको सर्व किया था। अब हम बात करते हैं सोशल मूवमेंट की। तो जो एडवर्ड थर्ड था उसके बाद रिचर्ड सेकंड जो था वो किंग बन गया वहाँ का। व्हेन ही वाज 10, जब वो 10 साल का था तो वो किंग बन गया। जो रिचर्ड सेकंड था वो पैदा हुआ था 1367 में और उसकी डेथ हुई थी 1400 में। इसका जो किंगशिप का ड्यूरेशन था वो था 1377 से 1399। इस एज में जब ये रिचर्ड सेकंड वहाँ का किंग था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लग्जरी एंड पुवर्टी क्लास। जो अमीर थे और जो गरीब थे उनके दरमियान लड़ाई झगड़े चल रहे थे और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। जो गरीब लोग थे वो स्ट्राइक कर रहे थे, वो धरने दे रहे थे अगेंस्ट अपर क्लास के वो लोग धरने दे रहे थे, उनके साथ लड़ाइयाँ हो रही थी। और इसको कहा गया था कि ये पीजेंट्स रिवॉल्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस स्ट्राइक को एक नाम दिया गया था और वो था पीजेंट्स रिवॉल्ट। पीजेंट रिवॉल्ट को 2 और नेम दिए गए थे। एक था वैट टेलर्स रिबेलियन। वैट टेलर्स रिबेलियन नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि जो वैट टेलर्स था वो इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस स्ट्राइक को लीड कर रहा था
और उसका इस झगड़े के दौरान या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान उसका मर्डर हो गया था और उसके मर्डर के साथ ही बाय हिज डेथ दिस रिवॉल्ट एंड्स, ये जो झगड़ा था, ये जो रिवॉल्ट थी, ख़त्म हो गई थी। और जो थर्ड नाम दिया गया था वो था ग्रेट राइजिंग। ये जो ग्रेट राइजिंग था, इट वॉज अगेंस्ट पोल टैक्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो झगड़े हो रहे थे ये हो रहे थे अमीर और गरीब के दरमियान, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी या जो वहाँ के किंग थे वो गरीब लोगों को और अमीर लोगों को एक ही लेवल पे देख रहे थे, क्योंकि वो चीज़ों पे प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा रहे थे और जो गरीब लोग थे वो इस काबिल नहीं थे कि वो टैक्स को पे कर पाते, तो उसी वजह से वहाँ पर लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। इसके बाद अगर हम देखें सोशल मूवमेंट को, तो यहाँ पे एक और इंसिडेंट हुआ था, वो ये था कि इंग्लैंड को फेस करनी पड़ी थी ब्लैक डेथ, क्योंकि जो इंग्लैंड था वहाँ पे एक फैमिन आ गया था, एक वबा आ गई थी और उस वबा का ड्यूरेशन था 1346 से 1353 तक और इसमें बहुत से लोगों की जान गई थी। जो उसका सेकंड नेम था ब्लैक डेथ का वो था बेबोनिक प्लाग। इसमें जो ये जो वबा थी, जो फैमिन था, ये अपने पीक पे था 1348 से 1353 तक और इस ब्लैक डेथ के दौरान, इस वबा के दौरान तकरीबन 75 टू 200 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी। 75 से 200 मिलियन लोगों की इस ब्लैक डेथ में डेथ हो गई थी। इसके बाद चौसेरियन एज में हमारे पास आती है एक लोलार्ड मूवमेंट। लोलार्ड मूवमेंट जो है ये एक रिलीजियस मूवमेंट थी जो कि स्टार्ट हुई थी 14th सेंचुरी में। जो लोलार्ड था वो एक रिलीजियस पर्सनैलिटी थी और जो ये लोलार्ड मूवमेंट थी इसको रन कर रहे थे, इट वाज रन बाय फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइनक्लिफ। वाइनक्लिफ के जो फॉलोअर्स थे इसको वो रन कर रहे थे। जो जॉन वाइनक्लिफ था ही वाज अ प्रीस्ट हु केम रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंग्लैंड। जो वाइनक्लिफ था वो एक प्रीस्ट था और जो इसके फॉलोअर्स थे वो लोलार्ड मूवमेंट को रन कर रहे थे, चला रहे थे। जो लोलार्ड मूवमेंट थी इट वाज प्री प्रोटेस्टेंट, ये प्रोटेस्टेंट के फेवर में थी और अगेंस्ट थी रोमन कैथोलिक के। ये थी चौसेरियन एज की पॉलिटिकल, सोशल और लोलार्ड मूवमेंट। अब हम चलते हैं इस एज के राइटर्स की तरफ। अगर हम बात करें इस एज के फेमस राइटर्स की तो तकरीबन हमारे पास 5 ऐसे नेम हैं जो कि फ़ेमस और इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास नाम आता है विलियम लैंगलैंड का। विलियम लैंगलैंड जो है वो एक राइटर थे इस एज के और इन्होंने वॉइसिंग द सोशल डिसकंटेंट, इन्होंने सोशल डिसकंटेंट था उसको आवाज़ दी थी, उसको वॉइस दी थी। जब रिचर्ड सेकंड का रूल चल रहा था तो इसने स्टार्ट की थी वाट टेलर्स रिबिलियन सोशल डिसकंटेंट इन हिज पोइट्री। जो हमारे पास रिवॉल्ट थी वॉर टेलर्स रेबिलियन के नाम से, जो हमने पहले डिस्कस की है, जिसका नेम था पीजेंट रिवॉल्ट, ग्रेट राइजिंग, जो कि कॉन्फ्लिक्ट था या जो स्ट्राइक थी, उसको इसने स्टार्ट किया था अपनी पोइट्री के अंदर। और ऐसा करने की जो वजह थी वो यही थी कि ताकि जो गरीब लोग हैं इनको इंसाफ मिल सके, उनको जस्टिस मिल सके। वो ये जो टैक्स हैं, ये जो उन पे जुल्म हो रहे हैं या फिर जो उन पे जो ये चीज़ें हो रही हैं, इनसे गरीब लोग बच सकें और उनकी आवाज़ कोई सुन ले। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड राइटर है इस एज का वो है जॉन वाइनक्लिफ, जिसकी हमने पहले ही बात की है लोलार्ड मूवमेंट में कि वो प्रीस्ट था। तो जो जॉन वाइनक्लिफ था ये भी एक इम्पॉर्टेंट और फेमस राइटर है। उस एज में जो बाइबल थी वो लैटिन लैंग्वेज में थी सिर्फ, और जो कैथोलिक थे उनका ये कहना था कि इसको सिर्फ जो बाइबल है ये सिर्फ लैटिन में ही रहने चाहिए, मतलब कि इसका ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में। लेकिन जो वाइनक्लिफ था और जो उसके फॉलोअर्स थे वो चाहते थे कि जो बाइबल है इसकी ट्रांसलेशन हो इंग्लिश लैंग्वेज में। बेसिकली जो लोलार्ड मूवमेंट थी वो थी अगेंस्ट चर्च करप्शन। जो उस टाइम पे चर्च में करप्शन हो रही थी उसके अगेंस्ट थी, जिसको हाईलाइट किया था जॉन वाइक्लिफ ने और उसके फॉलोअर्स ने। उनका कहना था कि जो कैथोलिक थे ना वो कहते थे कि जो फॉरगिविंग का जो राइट है, जो माफ़ करने का राइट है, वो जो प्रीस्ट होता है उसके हाथ में है और उसी के हाथ में होना चाहिए। लेकिन जो वाइनक्लिफ था उसने कहा था कि नहीं, ये जो राइट है, ये जो हक है फॉरगिव करने का, माफ़ करने का, ये सिर्फ डिवाइन के पास है, ये सिर्फ गॉड के पास है। और जो प्रीस्ट है इसके पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो लोगों की कन्फेशन को सुने और उन लोगों से पैसे ले। लेकिन जो कैथोलिक्स थे वो इसके अगेंस्ट थे। इसी की वजह से जो लोलार्ड मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी ताकि वो लोग उस करप्शन को, उस चीज़ को हाईलाइट कर सकें। सो जो जॉन वाइनक्लिफ था ही ब्रिंग्स रिलीजियस रिफॉर्म्स, वो जो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे उनको लेके आया था। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड राइटर है वो है जॉन गोवर।
जॉन गोवर जो था वो भी एक फेमस और इम्पॉर्टेंट है और वो एक स्टोरी टेलर था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जॉन मैंडेविले। जॉन मैंडेविले जो है वो एक ट्रैवलर था। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट और सबसे फेमस राइटर है वो है जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसकी लाइफ को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करेंगे, उसके वर्क्स को डिवाइड करेंगे ताकि याद हो सके, और तमाम डिटेल्स देखेंगे कि उसने पूरी लाइफ में क्या किया, कौन से काम लिखे और कौन से उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस की है चौसेरियन एज को। इसमें हमने देखा है सोशल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, लोलार्ड मूवमेंट। हमने देखा कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उस एज में, कौन सी वहाँ पे वबाएँ आई थी, कौन से उस एज के फेमस राइटर्स हैं, इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। मैंने कोशिश की है इस एज को आसान लफ्ज़ों में समझाने की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।